मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर हर्षिता। हम लोगों ने कल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपका पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब बेसिकली व्हाट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन क्यों हो रहा है इसके अंदर? तो बेसिकली सेल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें सेल प्रिपेयर होगा डिवीजन के लिए। तो सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो बहुत नेसेसरी है, कितने फेजेस में वो होता है वो बहुत ज़रूरी है। एंड द थिंग इज जब आपके सब फेजेस भी होंगे इसके अंदर तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है, डेप्थ में चला जाएगा आपका चैप्टर। इस चैप्टर में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 3 क्वेश्चंस आते हैं। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जो रिपीटर्स है बहुत अच्छी बात है, आपको आता है दोबारा अच्छे से आप इसको और रीड करें। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक साइकिल बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकिल तैयार करते हैं। ये आपका अब बेसिकली क्या करा मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ अब इसके पास में भी मैं ये फेज बना दिया है। ये वाला फेज जो है ये डिवीजन फेज है, डी लिख लो इस पे। एंड ये डिवीजन जो है अभी बताऊंगी, इस पे के लिखना एंड सी लिखो। जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे ही लिखना है आपको। ये जो फेज है आपका, दिस वन इज G1 फेज, जो सबसे लॉन्गर फेज होगा। आपका है ये S फेज और आपका है ये G2 फेज। अब वैसे मैं अगर चाहूँ तो इसमें एक छोटा सा फेज और डाल सकती हूँ यहाँ पे कि मैम ये क्या आपकी मर्जी है कि आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, ये सेल की मर्जी है। तो ये हमको पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, G1 फेज बनाया है, G0 फेज बनाया है, S फेज बनाया है एंड G2 फेज बनाया है। अब मैम आप ये क्या है, G क्या है, S क्या है? देखो ये बेसिकली आपका है यहाँ से कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक। क्या है आपका इंटरफेज है ये। दिस इज नॉन एज इंटरफेज। सिर्फ सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, अभी डिवीजन की बात नहीं करेंगे, सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सेल साइकिल आपका किसमें, एक तो पार्ट हमें मिल गया है इंटरफेज। Now what is this D, K and C? So basically D is division, डिवीजन फेज है। K है आपका कैरियोकाइनेसिस एंड C है आपका साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन फेज को क्या मैं M लिख दूं, माइटोसिस फेज। तो सेकंड फेज हम लोगों को मिल गया। सेकंड क्या मिला हमको, M फेज। माइटोटिक फेज, जहां पे हमारा सेल जो है डिवाइड करेगा। नाउ माइटोटिक फेज इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो व्हाट आर दीज? जो आपका के है वो है कैरियोकाइनेसिस, जहां पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मैंने सेल के अंदर पढ़ाया था कैरियो। कैरियो मीन्स क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है। एंड काइनेसिस क्या होता है, डिवीजन होता है। सेकेंड इज आपका सी जो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा हमारा। किसका, साइटोप्लाज्म का। ये न्यूक्लियस का।
बात समझ में आ रही है? क्या बनाया मैंने अभी? हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आज स्टार्ट कर रहे हैं. सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरफेज एंड एम फेज. एम फेज डिनोट एज माइटोटिक फेज और माइटोसिस फेज. ऑलराइट, दिस इज योर साइकिल. अब इस साइकिल में जो इंटरफेज है आपका, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 फेजेस में डिवाइडेड है. तो फेजेस क्या है इंटरफेजेस के? आपका G1 फेज है, एक छोटा सा मैं डॉट डॉट करके G0 फेज बना रही हूँ. S फेज है एंड G2 फेज है. एंड इंटरफेज इज नॉन एज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ दिस सेल साइकिल. सबसे लंबा फेज है आपका सेल साइकिल का. वाई? कोई बता सकता है वाई? बिकॉज इंटरफेज जो होता है उसमें बेसिकली आपका सेल प्रिपेयर हो रहा है. किस चीज़ के लिए? आपके डिवीजन के लिए, आपके न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए, आपके साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए. मैम ये जो डिवीजन होता है क्यों होता है? वाई सेल इज रेडी टू डिवाइड और वाई सेल इज डिवाइडिंग? तो बेसिकली इसके 2 चीज़ें हैं. एक चीज़ होता है आपका सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा, इसका मेजरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन उसको संभाल नहीं पा रही है, नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो डिवाइड हो जाएगा. ऐसे ही अगर सेल में एक न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारे हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो एक न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनेलीज को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा. तो इसीलिए सेल डिवाइड होती है, बिकॉज उसके ऊपर लोड आने लगता है, इसलिए सेल डिवाइड हो जाती है, बिकॉज वो प्रेशर नहीं ले पाती है. बात समझ में आई है? तो आपका क्या है ये G? क्या है आपका? व्हाट इज दिस G? क्या ये ग्रोथ है क्या? नहीं, इससे क्वेश्चन भी आया है. ये गैप है, क्योंकि हम फेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये गैप होगा. ये S फॉर क्या है? सिंथेटिक फेज. और G2 गैप 2. फेजेस की बात कर रहे हैं तो गैप 2 होगा, ग्रोथ नहीं. आपका सारा जो ग्रोथ है वो कहाँ पर होगा? इंटरफेस के अंदर. मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होगा आपका कौन? सेल. किसके अंदर? थ्रू आउट ऑल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में. बेसिकली सेल साइकिल जो कि इंटरफेज है आपका, इंटरफेस के अंदर आपका जो सेल है वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा. उसको बहुत सारा फूड चाहिए होगा, फूड चाहिए, बहुत सारा रेस्ट भी करेगा वो. ये बात समझ में? इसको लिखो अच्छे से. आपका एक बार वापस से अपन साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं. आप भी अपनी कॉपीज में इसको ड्रॉ कर लीजिए. ये हर चीज़ में बनाने के लिए अच्छा रहता है. ये आपका सबसे पहले मैं बनाऊंगी डिवीजन फेज. ये आपका हो गया G2 फेज और ये हो गया S फेज. दिस इज आपका कैरियोकाइनेसिस C. और ये हो गया आपका ये. मैं कोई डबल लेयर नहीं बना रही हूँ, जस्ट इंटरफेस लिख रही हूँ यहाँ पे. ये वही लिख लीजिए आप, सिंथेटिक फेज. ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटरफेस को डिस्कस करते हैं. इंटरफेस हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम इंटरफेस के बारे में कुछ बातें जानते हैं. इंटरफेस के अंदर सेल, पहली बात मैंने अभी आपको बताई कि सेल साइकिल जो है वो कितने आवर का चलता है? 24 आवर चलेगा ये. तो इंटरफेस 24 में से 23 आवर को कैप्चर कर लेता है. इंटरफेस जो फेज है हमारा वो कैप्चर कर लेता है कितना? 23 आवर्स. तो यहाँ पे लिख लो
इंटरफेस में लगते हैं 23 आवर्स लगते हैं। डिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जल्दी से डिवीजन हो जाता है, ये 1 आवर का डिवीजन होता है आपका। तो ऑलमोस्ट कितने आवर की साइकिल है आपकी? 24 आवर की साइकिल होती है, 24 आवर्स की साइकिल होती है आपकी। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चन है कि सेल साइकिल कंप्लीट होने में कितने आवर्स लगते हैं। इट शुड बी 24 आवर और यू कैन से 1 डे। 1 डे क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंटरफेस पे सेल क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है। सेल प्रिपेयर फॉर व्हाट? कैरियोकाइनेसिस के लिए, कैरियोकाइनेसिस के लिए, जिसमें क्या होगा, ये जो सेल ये है, ये डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस में बट जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, हमारा साइटोकाइनेसिस होगा जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा और उसके पास क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। ये साइटोकाइनेसिस है। इस पूरे यहाँ तक ये जो है, ये आपका क्या है, 23 आवर वाला प्रोसेस है जहाँ पे आपका सेल प्रिपेयर होगा, अच्छे से खाना वाना खाएगा, अच्छे से पानी वानी पिएगा और फिर डिवाइड करेगा। अब डिवाइड में इतना कम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि बिकॉज क्या होता है, जब आरएनए डेवलप हो जाता है, आरएनए जल्दी से प्रोटीन बनाता है। हमेशा आरएनए जल्दी से प्रोटीन बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए जैसे ही प्रोटीन बनता है वैसे ही सेल क्या करता है, डिवाइड कर देता है आपका। बात समझ में आ रही है? इसको लिख लो। अब इसके बाद में अब आपका G1 और G0 स्टार्ट करते हैं। ये आपका G1 है, G0, S एंड G2। अब मुझे एक बात बताओ, G0 एक्चुअली है क्या? G0 एक ऐसा फेज होता है जहाँ से G1 जो है वो आगे प्रोसीड ना करके, नेक्स्ट फेज में प्रोसीड ना करके जंप ऑन कर सकता है G0 फेज में, एंड फिर वापस से वो या तो G1 में जा सकता है या एस फेज भी जा सकता है। ये G0 फेज है। इसको हम नाम क्या देते हैं? क्वेश्चन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फेज बोलते हैं। फेज बोल लें या इसका पीरियड बोल लें। ये आपका G0 है। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, अब तो बहुत इजी हो गया है बट पूछ सकते हैं। अब मैम G1 क्या है? G1 लॉन्गेस्ट गैप है अपने इंटरफेस का। इसमें क्या होता है, आपके क्रोमेटिन फाइबर है। मैंने क्या बताया था? क्रोमेटिन फाइबर, वापस आ जाओ अगर आप भूल गए हैं तो इधर देख लो। ये आपका क्रोमोसोम बनाया था हमने, इसके अंदर क्या था? डीएनए था और आपका हिस्टोन प्रोटीन था, तभी तो वो कॉइल होकर के क्रोमोसोम बना था। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या? ये स्ट्रैंड्स है, थ्रेड लाइक। ये यहाँ पे क्या है? क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन क्या होते हैं? कॉइल्ड करते हैं। ये कॉइल्ड करते हैं। कॉइल करके क्या करेंगे? कॉइल करके क्या करेंगे? इस तरीके से बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस कहाँ क्या होगा? G1 में होगा। तो उसको होने में टाइम तो लगेगा ना, तो लिख लो इसको। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड एंड क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर आके अटैच्ड होंगे। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, काइनेटोकोर क्या था। वापस आ जाओ इधर। ये आपका क्या था? सेंट्रोमियर था। इसी से ये क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं। ये शॉर्ट क्रोमेटिड यानी लॉन्ग क्रोमेटिड। इसके पास में यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर।
कोर बोलते हैं। इससे हमारे स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होते हैं। बात समझ में आ रही है? स्पिंडल फाइबर क्या है आपका? एक प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है आपकी, तो वो आकर क्या करेगी, क्रोमोसोम से अटैच्ड होती है, उसको थिक बनाती है, कभी उसको स्प्लिट कर देती है और अपोजिट पोल्स पे ले जाती है। यही प्रोसेस पूरा हमारे फेजेस में देखने को मिलेगा। गॉट इट? अब हम एस फेज की बात करते हैं। ये समझ में आ गया? अब जीवन के पास में क्या है? 3 ऑप्शंस हैं। जीवन हमारा क्या राजा जैसा होता है, इसके पास 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली। तो क्या करता है, जीवन के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आगे प्रोसीड कर सकता है, या जी नॉट में जा सकता है, या फिर जंप ऑन कर सकता है, वापस अपने जीवन में भी रह सकता है। क्या करेगा? जीवन में अगर वो एस में नहीं जाना है तो जी नॉट में जा सकता है। अगर जी नॉट से वो वापस क्या कर सकता है, जीवन में भी जा सकता है और एस में भी जा सकता है। तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो क्या करेगा, G1 को आप ऐसे बनाओ, जंप करो, यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो, और या फिर मूव ऑन करके वो एस में भी जा सकता है। ये आप बना लो ताकि याद रहेगा। यहाँ पे जंप ऑन, रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब ही बैक होता है, तो रिवर्ट बैक नहीं लिखते कभी भी। रिवर्ट बैक कभी भी रिवर्ट के साथ नहीं आता है, रिवर्ट होता ही बैक है। तो यहाँ पर रिवर्ट और मूव। बात समझ में आ गई है? तो ये हमारा जीवन है। अब एस क्या है? सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज बेसिकली होता क्या है? क्या मैं ये बोलूं कि यहाँ पे डीएनए जो है वो डबल हो जाता है? क्या उसका सिंथेसिस होता है? यस। यहाँ पे आपका क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। amount of DNA will double, but क्रोमोसोम जो है, C से मैं डिनोट कर रही हूँ उसको, उसका अगर नंबर n है तो n रिमेन n ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा क्रोमोसोम है, एक है तो एक ही रहेगा, बट डीएनए जो है हमारा वो डबल हो जाएगा। कुछ समझ में आया? सिंथेटिक फेज में क्या हुआ कि जीवन से हमारा स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच्ड हुआ, तो अभी तो क्रोमोसोम बना ही है ना, तो वो डबल कैसे हो सकता है? बट उसके अंदर डीएनए जो है, अगर क्रोमेटिन बन गया है तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने को तैयार हो चुका है। तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं और ये सिस्टर क्रोमेटिड है तो ऐसे बना दूं, तो 2 तो है ना, ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड भी तो है, तो अभी वो डबल नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज वो ऑलरेडी उसके पास में क्या है, डुप्लीकेट है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को डबल नहीं होना है, मेरे पास मेरा डुप्लीकेट रखा हुआ है। आप डीएनए को डबल कर दो। अगर डीएनए डबल होगा तो आरएनए डबल होगा, आरएनए डबल होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, तभी तो हमारा सेल डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, देखो, और क्रोमोसोम आपका क्या कहेगा? n/n। बट अगर D मतलब डीएनए अगर आपका 2n है तो वो 4n हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये आया है कि S फेज में आपका जो डीएनए है वो डबल हो गया, मतलब D = 2n = 4n, बट क्रोमोसोम विल इक्वल टू n इक्वल टू 2n आ सकता है ऑप्शन में, या n आ सकता है। तो आप क्या लगाएंगे? n = n ओनली। रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, डीएनए विल डबल। आई होप दिस इज ओके। अब बात करते हैं G2 फेज में। इसमें क्या होगा? जब सिंथेसिस हो गया है हमारा, तो मैं ये क्या बोल दूं कि यहाँ पे आरएनए बन सकता है क्या? क्या प्रोटीन बन सकता है क्या? क्या एक प्रॉपर क्रोमोसोम बन गया है क्या? यस। अब G2 में जैसे ही प्रोटीन, मैंने बताया था, जैसे ही प्रोटीन बनेगा वैसे ही कैरियोकाइनेसिस करने को तैयार हो जाएगा हमारा क्या? क्रोमोसोम, हमारा सेल वो डिवाइड करने को रेडी हो जाएगा और हमारे 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? इंटरफेस की बात समझ में आ गई? वापस एक बार देख लो आप लोग।
जीवन में क्रोमेटिन फाइबर के रूप में था, मतलब स्ट्रैंड जैसा था, ऐसा है वो, क्रोमोसोम नहीं बना है। उससे आकर वो कंडेंस होने लगा है और फिर आकर के स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़े हैं उससे। उसको अगर आगे प्रोसीड नहीं करना है तो वो जी नोट फेज में भी जा सकता है। सिंथेटिक फेज में क्या हुआ, डबल हो गया डीएनए, बिकॉज हमारे क्रोमोसोम के पास में क्या आ गया है, एक सिस्टर क्रोमेटिड आ गई है, डुप्लीकेट आ गई है, इनिशियल मतलब बिगनिंग हो गई है। तो उसने बोला कि यार मेरे पास मेरी सिस्टर क्रोमेटिड है, आप डीएनए डबल कर दो। फिर G2 में जब जाएगा तो डीएनए से अब डबल हो गया है, तो डीएनए से आरएनए बनता है। जैसे आरएनए बना प्रोटीन बन गया और हमारा ये तैयार हो गया कैरियोकाइनेसिस करने के लिए। बायोफेज के अंदर, इंटरफेस के अंदर हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपका हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव। सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ होगा यहां पे, डीएनए डबल, एंड क्रोमोसोम will remain same. In number. तो इसको आप लिख लो, बात समझ में आई। एंड एक और बार लिखोगे आप, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, इधर लिखो 23 आवर फेज, टेकिंग फेज लिख लो इसको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल प्रिपेरेटरी, क्या, सेल प्रिपेरेटरी फेज। इन सबसे क्या आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। 23 आवर टेकिंग फेज, सेल प्रिपेरेटरी फेज, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कौन सा है आपका, दैट इज इंटरफेज। गॉट इट। नाउ माय क्वेश्चन इज, मैंने जो पूछा पहले भी कि हमारा सेल डिवाइड क्यों करता है, उसके बेसिकली 2 रीज़न है आपके। एक है आपका साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसका इंडेक्स, और कर्न प्लाज्म थ्योरी, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। 2 थ्योरी है जो ये बताएंगी कि हमारा सेल जो है डिवाइड क्यों करता है बेसिकली। तो पहला आपका सरफेस वॉल्यूम रेशियो, साइटोप्लाज्म नहीं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, एंड सेकेंड आपका क्या है, कर्न प्लाज्म थ्योरी या कैरियोप्लाज्मिक थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म की बात करेंगे वापस और न्यूक्लियस की बात करते हैं। आओ, तो आपकी बेसिकली यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये है आपकी कर्न प्लाज्मिक थ्योरी। एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। कर्न प्लाज्मा थ्योरी है क्या आपकी, बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका ये सेल है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, बट आपके क्या है, आपके एक सेकंड, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये बहुत सारे हैं, देखे थे ना हम लोगों ने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर। अब इसका क्या है, जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी है हमारे न्यूक्लियस का। द थिंग इज, जब चीज़ें जैसे कि आप मान लीजिए आपका एक डायरेक्टर है, मतलब एक एचआर है, ठीक है, एचआर जो है सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता है ना, तो
तो HR को डिवाइड कर देते हैं, 2 HR रख देते हैं। इस वाली बिल्डिंग में एक HR, दूसरी वाली बिल्डिंग में दूसरा HR। तो वो क्या मैनेज कर सकता है चीज़ों को? यस। इसी तरीके से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस जो है इन सबको मैनेज नहीं कर पाता है, इसीलिए डिवाइड कर देता है। सिमिलरली हमारा सरफेस वॉल्यूम रेशियो में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन संभाल ही नहीं पा रही है, तो डिवाइड कर देता है। क्या? साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। बात समझ में आ रही है? उसी को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, हमारे नेक्स्ट फेज में जो है माइटोटिक फेज। कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वैसे एम फेज स्टार्ट कर रहे हैं। एम फेज का मतलब क्या है? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो बेसिकली हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। अब इसमें आपके कितने फेजेस हैं उसको याद करना ज़रूरी है। उसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। पहले लिख लो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इसको आपको अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज करने के लिए बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो एक स्टोरी सुनो इसके लिए। मेरे हस्बैंड है, उनका नाम है अभिषेक। अभिषेक और मेरा जो घर का नाम है नेहा है। अब आप बोलोगे आप क्यों बता रहे हो, मैं बताती हूँ। अभिषेक ने मुझे बोला, नेहा क्या तुम पिज़्ज़ा बना सकती हो? तो मैंने बोला पिज़्ज़ा मैं आकर ट्राई करती हूँ। क्या बोला? पिज़्ज़ा मैं आकर ट्राई करती हूँ। पिज़्ज़ा मैं आकर ट्राई करती हूँ। याद हो जाएगा। आप भी अपना कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस जो इसका अलाइनमेंट है या जो इसका क्या सीरियल नंबर बोल सकते हैं, इसी सीरियल वे में आपको याद करना है। क्यों मैडम, ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम जो थ्रेड वाले थे वो कब क्रोमोसोम बन गए, कब उनका स्प्लिटिंग हो गया, कब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो गया, कब अपेयर हो गया। वो सब यहाँ पे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? कैसे याद रखेंगे? पिज़्ज़ा मैं आकर ट्राई करती हूँ। ये आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, मैंने अपना बना दिया। ऑलराइट, अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है उसको जानने के लिए हम क्रोमोसोम को जान लेते हैं थोड़ा सा वापस से। ये आपका स्ट्रैंड जैसा क्या है? स्ट्रैंड जैसा क्या है? थ्रेड जैसा क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन, मेरा जो राइटिंग है बहुत बेकार है। क्रोमेटिन फाइबर। बात समझ में आ रही है? जब ये कंडेंस्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे, तो क्या ये ऐसे बन सकता है? कंडेंस्ड कैसे हो रहे थे ये क्रोमेटिन फाइबर? क्या इनके साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेगा क्या? यस मैम। ये किसके स्ट्रैंड है? क्या ये डीएनए के स्ट्रैंड नहीं है क्या? उसी को तो क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। आप नहीं तो भूल जाओगे कि मैडम किस चीज़ के स्ट्रैंड है जिनको क्रोमेटिन फाइबर। अरे डीएनए के है बाबा, वो 2 मीटर का डीएनए नहीं था क्या? कंडेंस्ड हो गया, क्रोमोसोम बन गया। क्या इसका एक सेंट्रोमियर है क्या? मैंने ये आपको बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके 2 आर्म्स थे क्या? यस, पी एंड क्यू। अब जब इनके आर्म्स प्रॉपर बन जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, ये जैसे ये ऐसे बन गया है विद, जब सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, जब इसके काइनेटोकोर्स लगे, तो हमको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। ऐसे बना सकती हूँ मैं।
इन आर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है क्रोमेटिन के अंदर, क्रोमेटिड के अंदर। बात समझ में आ गई है? आ जाओ, अब प्रोफेस की बात करते हैं। प्रोफेस पे क्या होगा, एक तो आपका जो ये सेल है, इस पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होगा, इसलिए मैं डॉट से बना रही हूँ, डिसअपियर हो जाएगा इसीलिए डॉट से बना रही हूँ, यानी नहीं तो लिख भी सकती थी मैं कि डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप। अब आपके जो ऐसे हैं स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, किसके स्ट्रैंड्स, डीएनए के, क्रोमेटिन फाइबर हमारे। ये आपकी अर्ली स्टेज है प्रोफेस की। किसकी स्टेज है, अर्ली स्टेज है, बिगनिंग ऑफ प्रोफेज है। क्या है ये, अर्ली स्टेज। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रोफेज में आप मुझे बताओ कि क्रोमेटिन कैसा दिखता है। वो क्या पूछते हैं, जब प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है अर्ली स्टेज में, आपका जो क्रोमोसोम है वो कैसी स्टेज में है, क्रोमेटिन फाइबर के रूप में है, कंडेंस्ड नहीं है, जस्ट स्ट्रेन है। नाउ नेक्स्ट, जब इसके पास फाइबर आ जाता है ना, तो ये थिक हो जाता है, तभी क्रोमोसोम का शेप लेने लग जाता है। देखो अब ये वापस वही सेल है। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स हैं, इससे क्या निकलते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं इस तरीके से। स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली करते क्या हैं, खींचते हैं, रिपेल करते हैं। आपके जो क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड जब बनेंगे उनको रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे। आपके सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने का काम आता है कौन, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं और आपका क्रोमोसोम्स जो है ये आकर के इस तरीके से जुड़ा है। क्या ये कंडेंस होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या है, लेट स्टेज, लेट स्टेज ऑफ प्रोफेज। इतनी बात समझ में आई है? क्या बोला मैंने, ये आपके क्रोमेटिन फाइबर किसे स्ट्रेन में पड़े हुए हैं, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रहा है आपका, डिसॉल्व हो गया, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्पिंडल फाइबर बन गए हैं, ये सेंट्रियोल है आपका, क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रियोल है। कहाँ पे मिलता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कहाँ मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है। प्लांट में क्या मिलता है, वैक्यूल मिलता है। इसी से सेंट्रियोल से अटैच क्या होते हैं आपके, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। अभी मैं थोड़ा लिखवा रही हूँ, उसके बाद आपको क्या थोड़ा स्लाइड्स वगैरह दिखाऊंगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें आपको जब मैं अलग करते हुए दिखाऊंगी सब चीज़ें, वो दिखने में। अब इसको थोड़ा सा बना लो जल्दी से। फेज, मेटाफेज में आ गया मैं मतलब मी, मेरा। तो क्या होता है, सेंटर, इसको आप डिनोट कर लो सेंटर से। तो आपको हमेशा याद रहेगा जो क्रोमोसोम्स हैं आपके, वो हमेशा कहाँ रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, इक्वेटर पे रहेंगे। किसके इक्वेटर पे रहेंगे, अर्थ के इक्वेटर पे तो नहीं रहेंगे ना, सेल के इक्वेटर पे रहेंगे भाई। ठीक है, तो आपके जो मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो सेंटर पे रहेंगे। कैसे रहेंगे वो देखो, इधर आओ, यहाँ पे देखो, ये आपका सेल है। अब आपके स्पिंडल फाइबर बनना तैयार हो गए ना, अब ये इलोंगेटेड होंगे। ये आपका एक सेंट्रियोल है, ये आपका एक सेंट्रियोल है। इससे इस तरीके से आपके क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। और कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो है आपके, वो कैसे आ जाएंगे, इस तरीके से सेंटर पे। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर बना भी लो आप सेल का। और ये आपका
इस तरीके से क्रोमोसोम लगे रहेंगे। मेटाफेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उसकी स्टडी बहुत अच्छे से करी जा सकती है, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जाना जा सकता है। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं हुए हैं, अभी भी आपके मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर कितना है, इतना ही है। अब क्वेश्चन कि कैरियोकाइनेसिस की कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम अभी भी उतने ही नंबर पे है, n इक्वल्स टू n ही है, तो वो क्या है आपका मेटाफेज है। क्या है? मेटाफेज है। एंड दूसरा क्वेश्चन, विच फेज इज बेस्ट टू स्टडी फॉर क्रोनोलॉजी, और सॉरी क्रोनोलॉजी एंड क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन सा फेज बेस्ट है, वो है आपका मेटाफेज। बात समझ में आ रही है? आपका ये है मेटाफेज। ये इक्वेटर पे आ गए हैं, इनके सेंट्रोमियर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? सेंट्रोमियर लगे हुए हैं और काइनेटोकोर लगे, तभी तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो रहे हैं। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें जो है ना, जैसे कि स्पिंडल फाइबर आके अटैच किससे होते हैं, मैंने बताया कई बार, काइनेटोकोर से होते हैं। ये याद रखना है, सेंट्रोमियर से आके अटैच नहीं होगा आपका स्पिंडल फाइबर। बात समझ में आ रही है? मैं फ्रेशर की बात कर रही हूँ, फ्रेशर को समझाना ज़रूरी है। जो ड्रॉप आउट है उनको तो आता ही है थोड़ा बहुत। काइनेटोकोर से आपके क्या जुड़ेंगे? स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। तो मेटाफेज में क्या हुआ? आपके क्रोमोसोम कहाँ आ गए? इक्वेटर पे आ गए, सेंटर पे आ गए हैं। अगर प्लांट की हम बात करें, प्लांट सेल की हम बात करें, तो क्या सेल प्लेट बना रहा है क्या? यस, सेल प्लेट बना रहा है ये। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज ये है, आनाकानी हो गई है। इट मीन्स थोड़ा सा झगड़ा टाइप का हो गया है एना में, तो दे विल स्प्लिट नाउ। इन एनाफेज स्प्लिटिंग होगा, किसका? सेंट्रोमियर का। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो? इधर आ जाओ। ये आपका सेल है, ये आपके सेंट्रियोल्स है, ये आपका क्या है? स्पिंडल फाइबर है। अब स्प्लिटिंग होके कैसे हो जाएंगे? अवे हो जाएंगे एक दूसरे से, अवे होकर के दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ये देखो कैसे होगा, ये मैं ऐसे बना रही हूँ इस तरीके से, ताकि आपको थोड़ा दिखे अच्छे से। एक मिनट। हाँ, मैं इसको इसलिए ऐसे बना रही हूँ ताकि अवे आप दिखे आपके सामने। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो यार, नहीं तो आप सोचोगे मैम ये आपने ट्राइंगल्स, हाफ ट्राइंगल्स टाइप का क्यों बना दिया? हाफ ट्राइंगल क्या होता है? आई मीन टू से कॉमा टाइप का क्यों बना दिया? समझ गए ना मतलब आप? तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा यहाँ पे, और आपके ये पोल्स होते हैं। जैसे ये पोल, ये सेल का ये वाला पोल है और एक ये वाला पोल है ना? अरे ऐसे डिनोट भी तो कर सकते हैं ना। और जो लिखने वाला साइंटिस्ट होता है, जो बुक लिखता है, तो वो ऐसे ही अपने इमेजिनेशन से लिखता है। तो अब आपका क्या हुआ? स्प्लिटिंग होके ये अवे जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आधे इक्वेटर पे रह गए और आधे कहीं चले गए। मैंने अवे इसलिए बनाया, इससे दूर, इससे दूर। ये आपका इक्वेटर मान लो यार, नहीं तो आप कुछ और समझ लो। क्या हो जाएगा एनाफेज के अंदर? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एनाफेज,
बात समझ में आई है? क्या यहाँ पे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ है क्या? नहीं है। कब डिसॉल्व हो गई थी? प्रोफेज में। अब जब डिसॉल्व हो गई है तो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म भी आकर के न्यूक्लियर प्लाज्म साइटोप्लाज्म में आकर के मिक्स हो जाएगा। बात हो गई बात। अब लास्ट है आपका टीलोफेज, मतलब लास्ट मतलब इन द सेंस कि एम फेज का, माइटोटिक फेज का। टीलो में क्या हो रहा है आपके जो अभी क्या हो गया इनका स्प्लिटिंग हो गया है। अब क्रोमोसोम लूज हो गए क्या? यस, लूज हो गए हैं। अब लूज हो गए तो वापस वो क्या बन जाएंगे? आपके क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे वापस से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आकर के वापस लगने लग जाएगी। तो वापस से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाएगी, अपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एंड वापस से कैसे हो गए? स्ट्रैंड में हो गए, क्रोमेटिन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। प्रोफेज में क्या हुआ कि कंडेंसेशन होगा और इस तरीके से दिखेंगे, आपके स्पिंडल फाइबर भी आ जाएंगे, सेंट्रल्स भी दिखेंगे। मेटाफेज में क्या होगा? आपके मिडिल में इक्वेटर पे आके जमा हो जाएंगे प्रॉपर क्रोमोसोम्स। कैसे? प्रॉपर क्रोमोसोम्स। प्रॉपर क्रोमोसोम्स मैम ये क्या होता है? अरे सेंट्रोमियर से अटैच्ड, काइनेटोकोर भी लगे हुए हैं, तभी तो स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुए हैं ना उससे। एनाफेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। और टीलोमियर में क्या होगा आपका? और टीलोफेज में आपका क्या होगा? वापस से क्या होगा? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाएगी और वापस कवर करेगी किसको? क्रोमेटिन फाइबर को। ये आपका माइटोटिक फेज है। एक बात बहुत अच्छी बताना चाहती हूँ माइटोटिक फेज की, कि हम जो यंग दिखते हैं ना, वो माइटोटिक फेज की वजह से दिखते हैं। पता है क्यों? आपने देखो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट हुआ इस तरीके से, और एंड भी कैसा हो रहा है? एंड भी कैसा हो रहा है? बस एक डिफरेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है वहाँ पे। बात समझ में आई? अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस आपका। जो टीलोफेज हमने पढ़ा उसमें क्या देखने को? क्रोमेटिन फाइबर बन गए वापस से। तो अब जैसे कि ये हमने फेजेस पढ़ लिए, अब देखो ये आपका क्या है? मदर सेल है। इससे क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। फिर क्या हुआ? एक प्रॉपर क्रोमोसोम्स नजर आए हमें। यही क्रोमोसोम्स हमें मेटाफेज में कैसे नजर आए? इक्वेटर था आपका, ये स्पिंडल फाइबर थे आपके, यहीं पे हमारे इस तरीके से क्रोमोसोम नजर आए मेटाफेज के अंदर। एनाफेज में क्या हुआ? स्प्लिटिंग नजर आई हमारी। और ये अवे हो गए, स्प्लिटिंग नजर आई। उसके बाद में टीलोफेज में क्या हो रहा है आपके? इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाओ कि थोड़ा सा पिंच ऑफ भी हो गया है इस साइड पे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब डिवाइड करेगा ना सेल। तो आपके बेसिकली पहले चलो इसको यहां बना लो, ये ऐसे बन गया। दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है हमको यहाँ पे आपके। और लास्ट में हमें क्या मिल जाएंगे? दो डॉटर सेल मिल जाएंगे विद क्रोमेटिन फाइबर इस तरीके से। किसमें? दो डॉटर सेल के अंदर, 2 डॉटर सेल। विद हमारे क्या है? न्यूक्लियस, विद न्यू न्यूक्लियस, ठीक है। उसका अलग अलग साइटोप्लाज्म मिलेगा हमारा। तो ये हमारा क्या है? माइटोटिक फेज है। अब हम मियोसिस को स्टार्ट करते हैं। मियोसिस एक्चुअली होता क्या है? मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड भी है इसके अंदर। तो मुझे खुद को कभी जब मैं पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड क्यों दे रखा है।
म्यूसिस सेकंड में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हो रही है जो किस में हो रही थी हमारी इंटरफेसेस के प्रोफेस मेटाफेज में, सब चीज़ों में हो रही थी, बट कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती जा रही हैं। अब म्यूसिस में क्या होगा, हमारा जाइगोट, जैसे मेरे पेरेंट्स से मैंने कुछ जीन्स लिए, क्रोमोसोम्स लिए, मेरे मदर से मैंने कुछ क्रोमोसोम्स लिए, और वो उससे मैं पैदा हुई। तो मेरा कुछ आईज जो है मेरे फादर के जैसा है, मेरा कुछ चेहरा जैसे मेरी मदर के जैसा है, बट मैं सिमिलर कॉपी तो नहीं हूँ ना। बट कैन आई से डुप्लीकेट ऑफ माई फादर एंड मदर, ये बोल सकते हैं। मान लो जैसे कि एग्जाम्पल है हम डायबिटीज़ का, तो हेरिडिटरी होता है डायबिटीज़, तो उनके क्रोमोसोम में ऐसा जीन है जो डायबिटीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। वो मेरे फादर में भी हुआ है, कल से मुझे भी हो सकता है, या मेरे ब्रदर सिस्टर को भी हो सकता है। जो कौन है, क्रोमेटेड सिस्टर्स है, डुप्लीकेट्स हैं वो भी, तो मेरे सिस्टर भी क्या डुप्लीकेट्स हैं। तो उसी को हम मियोसिस में पढ़ते हैं। तो आप समझेंगे कि जो म्यूसिस फर्स्ट पढ़ते हैं हम, उसमें 2 डॉटर सेल बनती है, मतलब कि डिप्लॉयड बनती है, और हैप्लॉयड क्या होता है, 4 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा उस प्रोसेस को अलग रखते हैं, इस प्रोसेस को अलग रखते हैं। तो कैसे है देखो, मियोसिस की बात कर रहे हैं। मियोसिस बेसिकली क्या, आपका ये सेल है, ये सेल आपका आकर के 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल में। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये 2 सेल का बनना, ये आपका मियोसिस फर्स्ट है। और ये जो 4 सेल बना रहा है, ये आपका मियोसिस सेकंड है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। इट मीन्स ये क्या डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड बनाएगा। अब आपका मियोसिस फर्स्ट है जो ये है, ये फर्दर वापस वही डिवाइडेड है 4 फेजेस में। पिज़्ज़ा मैं आकर ट्राई करती हूँ, मैंने ऐसे ही याद किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिख लेंगे अपन, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट है। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में भी ये भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रोफेज फर्स्ट, सॉरी सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। यहाँ तक कोई परेशानी है? अब बेसिकली ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हम बनते हैं, क्योंकि मतलब हम नहीं, और भी जानवर जो है वो सब, अपन जो एनिमल, प्लांट और एनिमल की जो मैंने बात करी थी, तो एनिमल सेल जो है पूरा मियोसिस से बनता है आपका। अब पापा ये जो पी फर्स्ट है बेसिकली डिवाइड हो गया है एल जेड पी डी एंड डी में। तो मैंने तो एल जी पी डी डी करके ही याद किया, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ज़ारा बोलती थी, इसको प्राडा, हमारा ब्रांड है ना, एक डीओ करके एक घड़ी भी आती है आपकी, वॉच भी आती है, और डी करके और भी कुछ भी, और भी बहुत सारे ब्रांड है। डेस्क लिख लो आप यार, और एल से आप करोगे, एल से आप कुछ भी लिख लो, लियोपार्ड लिख लो यार, लेपर्ड लिख लो, लेपर्ड, ज़ारा, प्राडा, डीओ एंड डेस्क। आप अपना ट्रिक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ट्रिक बना सकते हो, बट इनके नाम क्या हैं वो देखो। ये आपको अरेंजमेंट के लिए मैंने बोला है ना। अरेंजमेंट के लिए आपको मैंने ऐसे याद कर रहा था, एल जी पी डी डी, प्रोफेज फर्स्ट, किसका, मियोसिस का। वैसे ये बेसिकली है क्या, L4 होता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन।
Z4 होता है जाइगोटीन। क्या मैडम ये जाइगोट बनाएगा क्या? अरे नहीं भाई। P4 होता है पैकिटीन। ये होता है आपका डिप्लॉयड, और ये होता है डाइकाइनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे वो भी इंपॉर्टेंट है, बट अब जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। इसमें क्या होगा, बेसिकली हम हमारे पेरेंट्स सेल को, मतलब हमारे मम्मी पापा के सेल को, जैसे आप अपने बारे में जानो ना, जैसे आप अपने बारे में आप कैसे बने, उन चीज़ों को आप जानो, तब आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने का। जेनेटिक्स ऐसे ही पढ़नी चाहिए। आप खुद कैसे बने उस जेनेटिक्स को इस तरीके से पढ़ो। तो लेप्टिन के अंदर क्या होगा, जाइगोट में पैकिटीन, डिप्लॉयड, और डाइकाइनेसिस में क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। अब आ जाओ, हम यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, उसके बाद में हम सीधे स्लाइड पे जाने वाले हैं, और स्लाइड में अब पूरा जो सेल डिवीजन जो है मियोसिस खास करके स्लाइड पे पढ़ेंगे हम अपन, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, एंड डाइकाइनेसिस। नाउ यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं अब हमारे अभी तो हमने देखा कि क्रोमोसोम कैसे उसको तोड़ा मोड़ा, मतलब स्प्लिट भी कर दिया उसको, वापस बन भी गए वो। अब बेसिकली अब इनका वर्क स्टार्ट होगा कि अब ये दूसरे क्रोमोसोम से कैसे अटैच करेंगे। अब बात होगी कि दूसरे क्रोमोसोम और किसी दूसरे क्रोमोसोम को क्रॉसओवर कराएंगे, होमोलोगस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखेंगे हम यहाँ पे, कायस्मेटा देखेंगे। कायस्मेटा एक ऐसा साइट है जहाँ पे क्रॉसओवर होता है। उसके बाद में वापस स्प्लिटिंग देखेंगे, किसकी, सेपरेशन देखेंगे होमोलोगस पेयर की। कौन करेगा, आपका स्पिंडल फाइबर करेगा। उसके बाद में आपका जो डाइकाइनेसिस होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका न्यूक्लियस सब कुछ उड़ जाएगा और वापस क्या आ जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर आ जाएंगे आपके यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपका सेल है। यहाँ पे आपके बुके लाइक इस तरीके से आपके क्या पड़े हुए हैं, बुके लाइक अपीयरेंस में आपके क्रोमेटिन फाइबर पड़े हुए हैं। सो बेसिकली क्या हो गया, लाइक अपीयरेंस। क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे आपके, बुके लाइक दिखेंगे। तो बेसिकली ये नॉर्मल है। लैप्टोटीन आपका नॉर्मल, मतलब लैप्टोटीन आपका नॉर्मल दिखेगा। बट जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, अब जाइगोटीन के अंदर आपका क्या होगा, होमोलोगस पेयरिंग होगा। होमोलोगस पेयरिंग कैसे, अब बेसिकली आपका ये मदर का क्रोमोसोम, ये आपके फादर का क्रोमोसोम, तो ये क्रॉस ओवर करके लाइक, अब देखो इन दोनों का है। अब मैं बनाने जो जा रही हूँ उसको देखो ढंग से, ये साथ वाला क्रोमोसोम भी इधर ही रहेगा। तो ये दो क्रोमोसोम्स हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, बिकॉज दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। तो अब ये फर्दर ऐड होंगे, मतलब कि इनका नंबर इंक्रीज होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बना लूं, इसको पहले आप लिखो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पे मैं आपको स्लाइड में भी दिखाऊंगी कैसे बनेगा। अब यहां पे क्या होता है, क्रॉस ओवर भी होगा। कैसे होगा, जैसे आप मान लो आपका ये क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम आपका आकर के इस तरीके से लग जाता है। ये क्या हो गया, इससे बना लेते हैं, ये आपका क्रॉस ओवर हो गया है।
बात समझ में आ रही है? तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, होमोलोगस पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी, ये क्रॉसओवर हुआ। पैकेटीन के अंदर क्या होता है? काइस्मेटा, काइस्मेटा साइट है जहां पर आपका क्या होता है, मैं कभी कभी हिंदी में बीच में डाल देती हूँ, क्रॉस ओवर होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसको लिखो थोड़े दिन में। क्या हो रहा है? काइस्मेटा है जहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हो रहा है। मतलब बेसिकली ये जैसे ये दो है ना, मैंने आपको इसलिए बताया, आपका यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, यहाँ पे आपके दोनों जीन्स आएंगे और साथ में, अरे यार देखो ये दोनों हैं, ये आसपास में लगे हुए हैं, अब इनके क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से कॉइल नहीं हो जाएंगे क्या? एक दूसरे में लिपट जाएंगे ना वो। उसी में पैकेटीन के अंदर क्या होगा? काइस्मेटा एक साइड बन जाएगी अब इनकी, जहां पे सिर्फ क्या होगा? क्रॉस ओवर होगा और प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा और बाइवेलेंट दिखाई देगा या टेट्राड। ये क्वेश्चन आया है आपका। टेट्राड आपका कहां पे दिखता है? कहां पे दिखता है टेट्राड आपका? पैकेटीन के अंदर आपका बाइवेलेंट टेट्राड दिखता है। नाउ ये जो क्रॉस ओवर है वो क्लियरली कहां दिखाई देगा? क्लियरली विजिबल कहां पे? काइस्मेटा पे। डिप्लॉयड के अंदर दिखाई देगा क्योंकि काइस्मेटा क्लियरली दिखता है कहां पे? डिप्लॉयड स्टेज के अंदर। नाउ डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा आपका? वापस से ये जो आपकी, मैं डॉट डॉट्स करके इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसअपेयर हो जाएगा। धीरे धीरे कोई चीज़ अगर इनविजिबल हो रही है तो मतलब डिसअपेयर हो रही है। न्यूक्लियस क्या होगा? डिसअपेयर हो जाएगा। बात समझ में? इतना लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? डिसअपेयर होगी और आपके वापस से क्या होंगे? स्पिंडल फाइबर बनेंगे जो वापस होमोलोगस जो पेयरिंग थी उसको सेपरेट करने के लिए। अभी इतना सा थोड़ा थोड़ा व्यू दिया है, जब स्लाइड में आप पढ़ोगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका हो गया है प्रोफेज फर्स्ट। किसके बारे में पढ़ा है अपन ने? प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ा है, जिसके कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। इस पे हमने क्रोमोसोम को क्रॉसओवर करवाया। सिनेप्टोनिमल आपका कहाँ पे बनता है? आपका ज़ाइगोटीन के अंदर बनता है। बाइवेलेंट टेट्राड कहाँ पे बनता है? पैकेटीन के अंदर बनता है। काइस्मेटा क्लियरली कहाँ पे विजिबल होता है? डिप्लॉयड के अंदर। एंड डाइकाइनेसिस में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब कुछ डिसअपेयर हो जाता है एंड स्पिंडल फाइबर वापस से बनने लग जाते हैं। किस चीज़ के लिए? होमोलोगस सेपरेशन करने के लिए। क्लियर? नाउ विल प्रोसीड नाउ। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रोफेज फर्स्ट की अपन ने बात कर लिया। अब स्लाइड में अपन इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मियोसिस में हमने प्रोफेज में क्या क्या पढ़ लिया है? प्रोफेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा लेप्टोटीन, ओके सॉरी, प्रोफेज हमने फर्स्ट पढ़ा है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, स्पेलिंग हो रहा है मेरा, पैकेटीन, एंड आपका है डिप्लॉयड। ये जो अभी जस्ट पढ़ा है उसी की बात कर रही हूँ मैं, है ना। अब हम स्लाइड में पढ़ेंगे बिकॉज कुछ चीज़ें स्लाइड में और डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आती है, इसलिए। अब देखिए आप इसको, आपका होमोलोगस जो है पेरेंट सेल है वो इस किसके अंदर बन रहा है? आपके प्रोफेज में जा रहा है। प्रोफेज से यहाँ तक आया पूरा, बात समझ में आ गई वहाँ पे। अब आप देखो इसको, अब मेटाफेज के अंदर अपन जंप करते हैं। इसका मेटाफेज हमारा और कौन सा? हमारा इंटरफेज का मेटाफेज क्या सिमिलर है? क्या इक्वेटर पे आ रहे हैं? क्या ये मिडिल में तो आ ही रहे हैं। अब एनाफेज को आप देखो, क्या यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है? क्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता। अरे अगर डिवाइड कर लेगा तो फिर वो 4 क्रोमोसोम्स में, मतलब हमें जो हैप्लॉइड बनाना है वो कैसे बनेगा फिर? राइट?
तो ये क्या करते हैं, ये अवे पे चले जाते, ये पोल्स पे, इधर उधर सेल पे पोल्स पे चले जाते हैं। अब टीलोफेज और प्रोफेज 2 यहाँ पे एक ही दे रखा है, बिकॉज टीलो हमारा म्यूसिस फर्स्ट का टीलोफेज और म्यूसिस सेकंड का प्रोफेज सिमिलर होता है, ये आपको याद रखना है। देखो ना, सेम देखो आप, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होने की कोशिश कर रहे हैं, पर है तो सही। और आपके क्रोमोसोम्स प्रॉपर नजर आ रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, जिनके 2 अलग अलग सेंट्रोमियर्स हैं हमारे पास। अब एक मिनट, हाँ, ऑलराइट। अब आप देखो, हमारी 2 डॉटर सेल यहाँ पे तैयार है, तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। अब मियोसिस सेकंड के अंदर हमारा क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। वो 2 डॉटर सेल जो बन गई है अब 4 बनाएगी, 4 डॉटर सेल्स बनाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे, इसके मेटाफेज पे देखो, क्या ये मिडिल में आ रहे हैं, मियोसिस सेकंड और इंटरफेस का जो पार्ट्स है, जीवन के जो मेटाफेज है वो सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट, माइटोटिक एंड मियोसिस, माइटोटिक एंड मियोसिस। माइटोटिक एंड मियोसिस, मियोसिस कौन सा, सेकंड, आर सेम, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होगा। मेटाफेज में वहां पे कैसे आ रहे थे क्रोमोसोम, आपके इक्वेटर पे आ रहे थे, यहाँ पे भी कैसे आ रहे हैं, इक्वेटर पे आ रहे हैं। अब यहां से देखो, ये अवे भी जा रहे हैं, एनाफेज में कहाँ जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। दिख रहा है? अब एनाफेज में देखो आप, एनाफेज के अंदर क्या ये अवे जा रहे हैं, ऑफ कोर्स जा रहे हैं। और आपके इंटरफेस के मेटाफेज एनाफेज में भी अवे जा रहे थे, यस ऑफ कोर्स जा रहे थे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टीलोफेज में आपके 4 डॉटर सेल तैयार हो चुके हैं, और ये क्या है, आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, एक ही बाकी था आपका। थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज अपना चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि लास्ट में जो मियोसिस था वो मेरे को दिखाना था आपको कैसा दिखता है। एंड ऑलमोस्ट आपका मियोसिस सेकेंड जो था वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब आपका जो थोड़ा सा रिविजन कर रहे हो हम स्लाइड के थ्रू करेंगे, तो मैं एक प्ले कर रही हूँ। ये देखो आप, ये आपको डिवाइड होते हुए दिखेगा। ये देखो, 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है। वापस देख लो, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया पूरा। ये आपका क्या है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस है आपका। मतलब दोनों चीज़ एक ही चीज़ में दिख रही है। हमने न्यूक्लियस को भी देखा करते हुए, और साइटोप्लाज्म भी हमारा हो गया। ये आपका सेल है, ऑलराइट। ये देखो आप कैसे ध्रुव, ये देखो ये पोल्स है ना, ये न्यूक्लियस आपका प्रॉपर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने बात कर ली कैरियोकाइनेसिस की, जो कि मेरे को आपको दिखाना था। अब हमारा माइटोसिस का रिवीजन कर लेते हैं, यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आपकी ये क्या थी, मदर सेल है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, डबल हो गया। अगर ये 2D है तो ये 4D हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 4D हो गया आपका। उसके बाद में ये पे क्या है, ये मेटाफेज नहीं है क्या, सेंटर में है। ये आपका एनाफेज है। कौन सा फेज है, एना। और वो आपका क्या है, 2 डॉटर सेल बन रहा है, जो किस में बनता है, टीलोफेज में बनता है। किस में बनता है, टीलोफेज में बनता है। आपकी प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप और आपका क्रोमेटिन फाइबर के रूप में वापस आ गया। आप देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या है ये, क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमोसोम बना, सेंटर पे आया, ठीक है। उसके बाद में सेंटर से क्या हुआ, अवे हुआ।
लूज हो गए हमारे क्या क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ सेंट्रोमियर, और टीलोफेज में आके 2 डॉटर सेल के अंदर हमारा बदल गया। ये क्या है हमारा माइटोसिस की बात कर रहे हैं हम, किसकी, माइटोसिस। माइटोसिस से ही हम क्या लगते हैं, यंग लगते हैं। बात समझ में आई।